अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इसका वो हेडिंग देने का ज़रूरत नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ए सेक्सुअल इज़ नॉट पॉसिबल टिल नाउ। आगे चल के क्या हो सकता है भगवान जाने। चलो, कैन यू रिकॉल, कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे। विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, ला सकता है कोई आंसर। केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू कौन कौन से हार्मोन्स आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीटोसिन तो बाद में आता है। ऑक्सीटोसिन वो बर्थ देने के टाइम पे यूज़ आता है। तो बहुत आगे चला गया, इतना आगे मत जा। वो FSH तूने बोला, FSH और LH और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। चलो सुनो, आपने 9th में पढ़ा है, एक तो आपका फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब कंट्रोल क्या करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। मेल्स में क्या कंट्रोल करता है। मेल्स में क्या कंट्रोल करता है। अगर मैं एक टिप पॉइंट पे जाऊं, सबसे बड़ा राजा यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। ग्लैंड में आप दोनों जन, सॉरी, जो लोग पिट्यूटरी बोल रहे हो, जो लोग हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं, डिसाइड कर लो, क्योंकि दोनों में ही जंग छिड़ा हुआ है। मतलब हाइपोथैलेमस किंग है, हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग पिट्यूटरी। मतलब पिट्यूटरी लगभग यहाँ पर है आपके, जस्ट इसके पीछे, ठीक है। और हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर, तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, सॉरी, अलग अलग बॉडी के अलग अलग जगह पे, ठीक है। अभी ह्यूमंस की बात करें तो मेल्स में, फीमेल्स में हमने देख लिया। मेल्स में 2 सेल्स होते हैं, एक लेडिक सेल होता है और एक इंटरस्टिशियल सेल होता है, जो कि लेडिक स्पेलिंग लिख देता हूँ, ये आप लोग को एक्चुअली है नहीं। और एक होता है इंटरस्टिशियल सेल। ये होता किधर है, ये होता है इसमें, टेस्टिस में, ठीक है। जो हमारे, क्या बोलते हैं यार, बार बार नाम क्यों भूल रहा हूँ मैं इसका। अरे इधर वाला पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड इनको एक्टिवेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन से। इनको एक्टिवेट किया लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल से। अब ये क्या करते हैं पता है, ये इन दी टर्न प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस कौन करता है, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। ये हो गया। अभी देखो, विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी अकरिंग ड्यूरिंग सेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी कम्स अराउंड एट द एज ऑफ 13, 14, 15। इन केस ऑफ गर्ल्स, फीमेल्स में बहुत लेट आया तो 13, 14 तक आएगा, बहुत जल्दी आया तो 10 के एज के अराउंड आ जाएगा, 10, 11 के। मेल्स में बहुत लेट आया तो 16, 17, बहुत लेटेस्ट आया तो 12, 13, ठीक है। तो ये किन हार्मोन्स से कंट्रोल किया जाता है, मैच्योरिटी किन हार्मोन से आती है। इन मेल्स एंड्रोजेंस, एंड्रोजन मतलब क्या, टेस्टोस्टेरोन। इन फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, पर्टिकुलरली ईस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का भी रोल है, बट पर्टिकुलरली ईस्ट्रोजन। फेमिनाइन कैरेक्टर कौन देता है, ईस्ट्रोजन देता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द लॉ टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज एज 18 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 21 ईयर्स इन बॉयज़। मैंने बहुत बार शायद डिस्कस भी किया है, 3 साल का गैप होता है। तो ये रीज़न इसलिए है, मैंने बताया था, फीमेल्स बहुत जल्दी मैच्योर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सो गवर्नमेंट ने मेल्स का एज 21 कर दिया है, फीमेल्स का 18 किया है। इसका रीज़न ये है कि मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अपनी फुल मैच्योरिटी अटेन करता है अराउंड एट द एज ऑफ 21,
एंड फीमेल का अराउंड द एज ऑफ 18 फुल मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब दे आर रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। ये तो पहले का था, लेकिन अभी शायद बिल पास हुआ है, कब तक वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा किसी ने जाना नहीं है। अभी फिर से ये लोग सोच रहे हैं गवर्नमेंट की 21 दोनों का कर दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे दोनों जन स्टेबल हैं 21 फ़िलहाल, लेकिन अभी तक 21 और 18 है। ठीक है। फीमेल्स हैव XX हार्मोन, डबल X। ठीक है। वाइल मेल्स हैव X एंड Y क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करता है मेल और फीमेल को। आई बात समझ में? अब आते हैं हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम तो ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जान लेते हैं स्पर्म बनता किधर है, एकदम इनिशियल स्टेज से। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एट दी मैच्योरिटी। अब वो डिपेंड करते हैं आपकी मैच्योरिटी, आपका जो मतलब अर्ली आने वाला है या लेट आएगा, जिसको हम प्यूबर्टी भी बोलते हैं। ठीक है। प्यूबर्टी का एक सिंपल साइन ये है, इन केस ऑफ मेल्स माउस्टेच, बियर्ड आना चालू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा जो वॉइस है आपका वो थोड़ा डीप वॉइस हो जाएगा। आप लोग का है, टेंशन मत लो। ठीक है। सुनो अभी, यहाँ ध्यान दो। और अगर आप इंटरनली ऑब्जर्व करोगे योर जेनिटल्स इन टर्म्स ऑफ पीनिस एंड टेस्टिस, साइज ऑफ द पीनिस एंड टेस्टिस बोथ इंक्रीजेस। ठीक है। जब प्यूबर्टी आता है, along with that you will be having pubic hair. Pubic hair means what? जेनिटल्स के आसपास हेयर का ग्रोथ वो भी स्टार्ट होता है when puberty hits। और क्या आप विजिबल चेंजेस, वो तो इनविजिबल चेंजेस है, आप खुद के बॉडी का देख सकते हो, किसी और के बॉडी का नहीं। ठीक है। तो आप देखो और क्या चेंजेस है। ब्रॉड शोल्डर, ठीक है, शोल्डर ब्रॉड होंगे, किसी किसी में नहीं होते, एक्सेप्शंस आर देयर। ब्रॉड चेस्ट, ठीक है। मसल्स थोड़ा मस्कुलर हो जाते हैं बॉयज़ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस स्टेजेस में जो होते हैं वो। और हाइट अचानक से बढ़ती है, और बॉयज़ की स्ट्रेंथ उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं ना टेस्टोस्टेरोन की वजह से, मसल्स बिल्डअप हो रहे हैं उनके, तो स्ट्रेंथ उस टाइम पे अपने एज के गर्ल से उनका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और वही प्यूबर्टी के पहले लड़कियों जैसे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता उनके पास। ये तो था इनिशियल स्टेज। तो मैंने आपको नाम दिया था यहाँ पे LEY डिग, DIG डिग, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। तो वहाँ पे आपके हार्मोन्स एक्ट करते हैं, ठीक है, स्टिम्युलेट करते हैं इन सेल्स को, और आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अभी स्पर्म्स का भी बनने का ना बहुत एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, बट आप लोग को अभी इस लेवल पे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर को क्यों डाला है, इस चीज़ को क्यों डाला है आपके एज में, बस इसीलिए डाला है कि आप लोग पहली बात तो अभी इतना सक्षम हो नहीं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि आप इसको पढ़ सको, लेकिन आजकल के एज में अगर पढ़ाया ना जाए ना तो आप लोग को मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। कभी दोस्त से सुन लिया, कभी कहीं गूगल पे देख लिया, कुछ रीड कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वहाँ से आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिली हो गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, इसीलिए ये इंक्लूड किया गया है। बट टीचर्स भी इसको से इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो थोड़ा आते हैं अभी यहाँ पे आपको बोला है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले आपके कुछ इसमें डक्ट्स हैं। क्या है? डक्ट्स।
और है क्या, ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं डक्ट्स और ग्लैंड्स के, ठीक है। अब इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, डक्ट्स और ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलो पहले देखते हैं ग्लैंड की तरफ। सबसे पहला ग्लैंड आपको कहाँ दिख रहा है, टेस्टिस के नज़दीक। क्या, स्क्रोटम नहीं होता। आई एम आस्किंग फॉर ग्लैंड ब्रो। अगर नीचे से ऊपर जाए सबसे पहले आपको काउपर्स ग्लैंड दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट ग्लैंड कौन सा है, काउपर्स ग्लैंड। सेकेंड, हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मेल्स में 50s के बाद चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने का। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है आप देख लो, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ पीनिस, ठीक है। इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे, उल्टा दिल, ठीक है। ये आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आपका क्या है यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है ये भी आपका ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स, ये भी आपका ग्लैंड है। अब अगर हम लोग आए डक्ट्स पे, तो यहाँ पे पहला डक्ट जो होता है रेटिटेस्टिस होता है, यहाँ पे दिया नहीं डायग्राम में, लेकिन इसमें दिया है। कहाँ पे दिया है, यहाँ पे, हाँ, रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस होता है क्या, बोलोगे इसमें दिया ही नहीं भैया, इसमें नहीं दिया, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जो रेटिटेस्टिस होता है ये आपके टेस्टिस के अंदर होता है, और टेस्टिस का डायग्राम ही इतना दिया है, तो उसके अंदर रेटिटेस्टिस कैसे दिखाएंगे। ये जो है ना टेस्टिस, इसके अंदर 250 से 300 कंपार्टमेंट्स हैं। छोटे से टेस्टिस में अराउंड इसका साइज़ अगर देखा जाए लेंथ वाइज 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, इतना, लगभग इतना, और ब्रेथ में 2 to 3 सेंटीमीटर्स, मतलब लगभग इतना। सो यू कैन से दिस मच, अराउंड दिस मच। इसमें 250 to 300 कंपार्टमेंट्स है जिसमें आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ रहे हो। और वो कंपार्टमेंट्स के बाद भी यहाँ पे एक रेटिटेस्टिस है, एक हिस्सा है ट्यूब्यूल जिसको हम बोलते हैं। ट्यूब्यूल मतलब क्या, डक्ट, जिसमें से कोई चीज़ पास हो सकती है, पाइप। सो अगर स्पर्म बना, किसी किसी केस में नहीं बनता है, बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जिनके केस में नहीं बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट वो किस में आएगा, रेटिटेस्टिस। फिर कहाँ जाएगा, रेटिटेस्टिस से निकलेगा, उसको एपिडाइडमिस दिखेगा। बुक में देखो वो भी वही दिया है, सॉरी वास इफरेंस है, वास इफरेंस। सुनो अभी यहाँ पे सुनो, अब बोलोगे वास इफरेंस किधर होता है, डायग्राम में देखो। यहाँ पे डायग्राम में ये दिख रहा है, टेस्टिस के ऊपर कुछ ऐसे ऊपर कुछ बनाया है, दिख रहा है ये, इसके अंदर होता है वास इफरेंस, उसका डक्ट होता है। वास इफरेंस का डक्ट इसके अंदर होता है। आई बात समझ में, वास इफरेंस। वास इफरेंस के बाद क्या आ रहा है, एपिडाइडेमिस। अभी एपिडाइडेमिस आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। समझो यहाँ पे ये जो आपको कलर वाला दिख रहा है, पिंक कलर दिया है ना, ये टेस्टिस का दिया है पिंक कलर। पिंक के ऊपर जो है इस पार्ट में सबसे एकदम टॉप पे, यहाँ पे होता है आपका वास इफरेंस। फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ से एपिडाइडेमिस स्टार्ट होता है, ठीक है। सो वास इफरेंस के बाद क्या आ गया, एपिडाइडेमिस। अब एपिडाइडेमिस के बाद देखो ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है डक्ट, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बाद आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर वास डिफरेंस के बाद सीधा ये आ रहा है यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या बोलते हैं, यूरिनो
जेनिटल डक्ट। ठीक है, यूरिनोजेनिटल डक्ट। अगर किसी को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि इन पीनस मेल्स हैव 2 holes, then it's a wrong conception. 2 holes. Sometimes क्या होता है, assume करते हैं कि one of the duct is for passing urine and another duct is for passing sperms. बट ये नहीं होता, दोनों सेम ही डक्ट होते हैं, बट किसी किसी केस में किसी मेल्स में 2 डक्ट्स होते हैं। वो बॉर्न होते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हो गई सेल डिवीजन के टाइम पे, तो उसमें क्रिएट होता है। आर्मी ये सब में काफ़ी ज़्यादा चेक किया जाता है। इनफैक्ट व्हेन यू विल गो फॉर आर्मी ना, जब आपका मेडिकल चेकअप होता है, मेल्स का अलग फीमेल्स का अलग, और आपके साथ 10-15 मेल्स और रहेंगे जिनका मेडिकल चेकअप हो रहा होगा, कम्प्लीटली न्यूड, एक भी कपड़ा नहीं रहेगा बॉडी पे, और 10-15 लोग खड़े रहेंगे और आपका चेकअप होगा पूरे बॉडी का। ठीक है, तो उधर छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है ताकि आपको बाद में आगे प्रॉब्लम अगर ना हो जल्दी, क्योंकि आपके ऊपर करोड़ों रुपए वो खर्च करने वाले ट्रेनिंग के लिए, बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उनका पैसा वेस्ट गया ना। हाँ, और कुछ चीज़ों पे आते हैं। अगर बात करें थोड़ा स्क्रोटम के बारे में, स्क्रोटम आई होप पता होगा। देखो, टेस्टिस एक सैक में होता है, ठीक है, टेस्टिस एक सैक में होता है, जो सैक हैंग कर रहा होता है, ठीक है, और वो सैक का नाम होता है स्क्रोटम, और वो हाईली पिगमेंटेड सैक है। मीन्स उसका कलर अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल स्किन, क्योंकि ये पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, मेलानिन उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसके वजह से थोड़ा डार्क इन कलर होता है। और हर एक चीज़ का रीजन होता है हमारे बॉडी में। टेस्टिस बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, आपने कभी देखा होगा या खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी अगर वहाँ पे चोट लग गई या क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गया, फुटबॉल लग गया, यू आर गॉन, मतलब 5-10 मिनट के लिए वहीं पे आप लेट गए, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। सो बहुत डेलिकेट ऑर्गन, इसको लाइटली मत लो। वहाँ पे चोट अगर लग गया और इंटरनल कुछ डैमेज हो गया, यू आर स्टेराइल ब्रो, समझ रहे हो, स्टेराइल हो जाओगे। फिर शादी के बाद ही सीधा मालूम पड़ेगा वो चीज़ कि भाई ये स्टेराइल निकला, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। क्रिकेटर्स जो खेलते हैं ना, प्रोटेक्शन लगाते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप रनिंग करते हो, सुनो, अगर आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसमें आपकी बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइज में होता है मूवमेंट, तभी तो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के टाइम में फॉर मेल्स सपोर्टर आता है, फॉर सपोर्टिंग स्क्रोटम, मतलब टेस्टिस को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज टेस्टिस क्या हैंग कर रहा है ना, एंड यू आर रनिंग, यू आर वॉकिंग तो ठीक है, नॉर्मल है, यू आर रनिंग कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जंप कर रहे हो, सो वो उसके ऊपर भी प्रेशर आते हैं, वो भी जंप हो रहा है ना ऊपर नीचे, सो प्रेशर आने की वजह से लॉन्ग टर्म में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। हर्निया आएंगे, बाद में आएंगे उस पर, ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल्स, मैं देखो पूरा खुल के बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स ब्रा इज नेसेसरी। लाइक इन मेल्स क्या होता है, टेस्टिस आर हैंगिंग ना, इन फीमेल्स ब्रेस्ट आर हैंगिंग ना, सो उसको भी सपोर्ट देना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में लॉन्ग टर्म में उधर भी प्रॉब्लम आता है। सो अगर आप लोग कोई एक्सरसाइज वाले बंदे या बंदियाँ हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, तो लॉन्ग टर्म में ये एक्सरसाइज आपको ले डूबेंगे, सही तरीके से नहीं किया तो। एक ये हो गया। अब इसकी रीज़न क्या है कि आपका टेस्टिस जो है आउट ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी, फॉर एग्जांपल अगर फीमेल का देखें तो उनका ओवरी अंदर है, उनके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, बट मेल्स में टेस्टिस बाहर क्यों है? भाई इतना डेलिकेट ऑर्गन और उसको बॉडी के बाहर रखा है, टूट रहा है, फूट रहा है, चोट लग रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है।
तो हम लोग इस पे थे कि वाई, सुनो, वाई टेस्टिस इज़ आउटसाइड आवर बॉडी, अंदर क्यों नहीं, इतना डेलिकेट है तो नेचर ने इसे अंदर क्यों नहीं डाला। इसका रीज़न ये है, जब आप बड़े होते हो, प्यूबर्टी हिट करती है तो बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन, बॉडी में नहीं, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, एंड स्पर्म प्रोडक्शन इज़ नेसेसरी आपके जनरेशन को आगे ले जाने के लिए, है ना। अब वो जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है उसका टेम्परेचर, जो उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है और जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जब होता है तो उसको फॉर्म होने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। मतलब समथिंग अराउंड 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए स्पर्म्स को प्रोड्यूस होने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे। सोचो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस भी कितना अंतर ला देते हैं। इसीलिए टेस्टिस बॉडी से बाहर है, क्योंकि अंदर रहता तो बॉडी तो अंदर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेगा, तब स्पर्म्स नहीं बनेंगे। एक और चीज़ कभी आप नोटिस करना, ठंडी के टाइम पे कहीं आप ठंडी जगह पे चले जाओ, और गर्मी के टाइम पे या फिर कहीं गर्म जगह पे चले जाओ आप जहाँ बहुत गर्मी है, या फिर कभी ऐसा है कि आपके बॉडी को बॉडी में बहुत फीवर है आपको, तो गर्मी के टाइम पे कभी भी आप देखोगे ना, टेस्टिस थोड़ा और नीचे चले जाता है, स्क्रोटल सैक थोड़ा और नीचे हो जाता है। नॉर्मली एक नॉर्मल में कैसा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि ऊपर रहेगा, थोड़ा टाइट, टू बी मोर स्पेसिफिक। लेकिन जब गर्मी होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, या फिर जब फीवर होता है, तो वो टेस्टिस और स्क्रोटल सैक थोड़ा सा नीचे डिसेंड हो जाता है। क्यों पता है? जब फीवर हुआ है हमारे बॉडी की टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अब अगर वो टेस्टिस बॉडी के थोड़ा नज़दीक रहेगा तो वो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ वो स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, तो बॉडी क्या करती है, वो सैक को नीचे ले लेती है। सोचो नेचर ने कितना अच्छा गेम खेला है ना, बट गेम, ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है, एकदम ही टाइट हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है नहीं कि हैंग हो रहा है, ज़रा सा भी हैंगिंग फील ही नहीं होता कभी कभी। वाई इज़ इट लाइक दैट? ये कब होता है, जब आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत लो है, टेस्टिस को इतना चाहिए और उसको मिल और कम रहा है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी के पास जाएगा, भाई थोड़ा 37 के पास आना पड़ेगा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो वो और नज़दीक आता है। और बहुत लोगों को डाउट्स होता है, कभी कभी अचानक से ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि भाई लेफ़्ट टेस्टिस थोड़ा सा नीचे है राइट टेस्टिस से, हल्का सा आपको ऐसे दिखेगा, बहुत थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा नीचे होता है लेफ़्ट टेस्टिस राइट टेस्टिस से। उसके पीछे का रीज़न तो अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है, बट वो नॉर्मल है, ठीक है। ऐसा हाँ, दिल मत पकड़े, है तो है ना, अंदर की बात अंदर ही रखना। आई बात समझ में? ये सब कुछ बाहर के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थे, ये ज़रूरी इसलिए था। कभी कभी ना बच्चों को डाउट होता है, कभी कभी लोगों को डाउट हो जाता है। इनफैक्ट जब मैच्योरिटी प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, इवन दो इन गर्ल्स एंड मेल्स बोथ, फीमेल्स एंड मेल्स, जब अचानक से चेंजेस आना शुरू होते हैं और हमारे पेरेंट्स ये सब चीज़ें हमको बताती नहीं हैं, हमको ये सब पता नहीं होता है, तो जैसे मैंने बताया स्क्रोटल सैक नीचे जा रहा है, फिर कभी ऊपर आ रहा है, फिर कभी आपने देखा कि लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर देन द राइट वन, आपको लगता है यार कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। और वो पार्ट भी ऐसा होता है, जेनिटल है भाई, किसी से शेयर करने में प्रॉब्लम आती है ना, तो ये सब चीज़ें इसलिए मालूम होनी चाहिए। चलो, तो आई थिंक इसमें चलो देखते हैं थोड़ा और क्या है। तो देखो इसमें दिया है टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मैंने बता दिया है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ये तो सो क्यों रही है?
टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है. जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. अब जर्मिनल एपिथेलियम ये एक सेल है, टिश्यू है, ये डिवाइड होता है, इसी से स्पर्म्स बनते हैं. दो स्पर्म्स आर सेंड फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स, अलग अलग ट्यूब्यूल से आगे भेजे जाते हैं. मैंने बता दिया सबसे पहले कहाँ, रेटेटेस्टिस, फिर वास इफरेंस, फिर एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट. अभी भी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी फीमेल के अंदर भी ट्रैवलिंग बचा है उसका. फीमेल के अंदर जो ट्रैवलिंग है उसकी फीमेल के बॉडी में फ्रॉम वजाइना टू फैलोपियन ट्यूब, अगर वो डिस्टेंस को हटा दिया जाए, खाली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं बताऊँ, यू विल बी शॉक्ड. कितना लग रहा होगा आपको? लगेगा कि भाई 1 या 2 सेंटीमीटर, 3 या 4 सेंटीमीटर, बहुत होगा 5-10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ना. बट एक्चुअली दिस डिस्टेंस इज 6.5 मीटर्स. अरे 6.5 मीटर समझते हो कितना? 2.5 फ्लोर ऑलमोस्ट डिस्टेंस समझो. अगर मैं यहाँ से 6.5 मीटर्स मेजर करने जाऊँ तो ग्राउंड फ्लोर से, ये ग्राउंड फ्लोर का सीलिंग, फिर फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग, मतलब आप सेकंड फ्लोर पे पहुँच गए. ध्यान दो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे पहुँच गए. अब सेकंड फ्लोर पे समझो मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, सेकंड फ्लोर से भी थोड़ा इतना ऊपर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर से थोड़ा और ऊंचा, उतना लंबा रास्ता है स्पर्म को पास होके आना है, और अभी भी फीमेल के अंदर जाके ट्रैवल करना बचा है. डिस्टेंस इतना लंबा तो है, और बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग. कहीं एसिडिक मीडियम है, कहीं कुछ बताऊंगा, सब बताऊंगा, छोड़ो जाने दो अभी, ठीक है. तो वो सब चीज़ों को, अब एक चीज़ और समझ लो, एक स्पर्म को मतलब इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, 6.5 मीटर्स, सिर्फ मेल्स के अंदर. तो अब आप लोग खुद एज्यूम कर लो कि वो स्पर्म को स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है. यहाँ पे डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस इतना सारा ट्रैवल कर रहा है तो फ्रिक्शन भी क्रिएट होता है. कुछ स्पर्म्स तो फ्रिक्शन से मर जाते हैं. आगे आपको पता है आपका यूरिन एसिडिक इन नेचर होता है. अब डायग्राम में देखोगे, ये यूरिनरी ब्लैडर है, सीधा यहाँ से आ गया, सीधा यहाँ से यूरिन बाहर आ गया. जब भी स्पर्म रिलीज़ होता है तो यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड जो है ना, ये एक फ्लूइड जैसा सीक्रेशन, थोड़ा सा फ्लूइड और थोड़ा सा विस्कस मतलब थोड़ा थिक चिपचिपा टाइप का सीक्रेशन होता है यहाँ पे. किसमें? इसमें यूरिनोजेनिटल डक्ट में. क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है ना, अगर उसको एसिडिक कंडीशन में आप भेज दोगे, सारे स्पर्म मर जाएंगे. ठीक है. तो ये क्या करता है, अल्कलीन नेचर यहाँ पे बना देता है, मतलब ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है कि ये जो यहाँ का नेचर है वो अल्कलीन हो जाए, मतलब बेसिक इन नेचर, ताकि स्पर्म्स इजीली पास हो जाए और मरे ना. कितने स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं? 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स एक सिंगल इजैकुलेशन में अराउंड 3 ml स्पर्म 3 ml सीमेन निकलता है. सोचो 3 ml नापने जाओगे नथिंग है, लेकिन ये 3 ml में कितना निकलता है, और अराउंड 350 टू 300 ले लो, इसको थोड़ा लंबा ले लो इसको रेंज, मिलियंस. 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 करोड़, मतलब 30 करोड़ टू 40 करोड़ स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक इजैकुलेशन में. सोचो 30 करोड़ से 40 करोड़ स्पर्म्स रिलीज हुए एक इजैकुलेशन में, और इसमें फर्टिलाइज कौन करेगा? ओनली वन.
देखा होगा ना मूवी 3 इडियट्स। और एक और चीज़ है, एक और चीज़, ये जो आपके सेमिनल वेसिकल है ना, सेमिनल वेसिकल, ये रिलीज़ करते हैं फ्रुक्टोज। क्या? फ्रुक्टोज क्या है? काइंड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज एक तरीके का ग्लूकोज ही है, फ्रुक्टोज, ठीक है। ये क्यों रिलीज़ होता है? फ्रुक्टोज क्यों रिलीज़ होता है? फ्रुक्टोज इसलिए रिलीज़ होता है, और सुनो, फ्रुक्टोज भी होता है, और कैल्शियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। अब पता होगा ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। ये बेसिक चीज़ क्यों रिलीज़ कर रहा है? ताकि स्पर्म को इजी हो पास होने में। कैल्शियम क्यों रिलीज़ कर रहा है? कैल्शियम जो है ना, वो स्पर्म का जो टेल होता है, स्पर्म का अगर आप डायग्राम देखोगे ना तो समथिंग लाइक दिस। स्पर्म के टेल में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और ये जो पूंछ है ना, ऐसे मूवमेंट करता है। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, बोल सकते हो आप इसे। सो उस मूवमेंट में ये हेल्प करता है कैल्शियम आयन। और सुनो, फ्रुक्टोज, ये माइटोकॉन्ड्रिया लेगा फ्रुक्टोज और इससे एनर्जी बनाएगा। मतलब आपके बॉडी का ही चीज़ें यूज़ की जा रही है ना। मतलब जब भी स्पर्म रिलीज़ हो रहा है, आपके बॉडी से फ्रुक्टोज रिलीज़ हो रहा है, आपके बॉडी से कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है, आपके बॉडी से बाइकार्बोनेट रिलीज़ हो रहा है। थोड़ा कंट्रोल रखो, समझ रहे हो? हर बार रिलीज़ होगा ना तो हड्डियाँ कमज़ोर। गर्ल्स, इफ़ यू डोंट नो, you don't have control over your periods. Boys have control on their release of sperms. उनके ऊपर उनको कंट्रोल है, ठीक है। When they want, they can release their sperms. When they don't want, they can't. लेकिन ये रिलीज़ कब होता है, ये भी चीज़ें जानना ज़रूरी है। पता ही होगा ये सब चीज़ें, छोड़ो क्या बताऊँ।